बात आज से लगभग 25 साल पहले की है। परमपुर नामक गांव में श्रीधर चौबे नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कुल 6 बीघे जमीन थी उनके पास। वे अपनी तथा अपने परिवार की आजीविका अपनी इस खेती और यजमानी से चलाते थे। पढ़े लिखे तो ज्यादा न थे, पर काम चलाने भर पूजा पाठ कर लिया करते थे। यजमानी के क्षेत्र में लोग भी ज्यादा न थे, जिस वजह से कहीं या किसी और वजह से यजमानों के बीच उनका एक अच्छा सम्मान था। वे पूजा पाठ करने के लिए अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर तक के गांवों में जाया करते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि उस इलाके में ब्राह्मणों का अभाव था। श्रीधर चौबे धर्म कर्म दोनों में विश्वास रखते थे। इसी के परिणाम स्वरूप यजमानी से पर्याप्त धन कमाने के बावजूद खेती करना न छोड़ते थे। जबकि बहुतेरे ऐसा देखा गया है कि इस स्थिति में खेती को जटिल कार्य समझकर या तो लोग जैसे तैसे इसे करते हैं या तो बनी बटाई दे देते हैं। पर श्रीधर चौबे इनमें से न थे। वे अपनी खेती आप करते थे, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर ही मजदूर भी लगाते थे। आज फाल्गुन का महीना था और चांद की रात, लगभग आधा शुक्ल पक्ष। आकाश में आधे चांद की ज्योत्सना थी। बगल अगल कुछ टिमटिमाते तारे। कुछ खेतों में गेहूं की बालियां लहलहा रही थी तो कुछ में गर्भ था। अभी कुछ खेतों में गेहूं लगे खेतों को पानी की जरूरत थी। इस जरूरत में श्रीधर चौबे की लगभग आधी खेती आती थी। मतलब उनके लगभग 3 बीघे खेत ऐसे थे जिनकी फसलों को एक पानी और देने की आवश्यकता थी। आज विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और नृत्य कर रहा है। इन क्षेत्रों में कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई से लेकर सभी चीजों में वैज्ञानिकता आ गई है। बड़ी बड़ी मशीनें चंद घंटों में बहुत सारे भूमि सींच कर रख देती हैं। पर बात जिस समय की है उस समय भी खेतों की सिंचाई के लिए छोटी बड़ी मशीनें अवश्य थीं, पर सुलभ और सबके औकात की नहीं थी। बड़े बड़े किसानों का ही ध्यान उस ओर जाता था और अपनी उपयोगिता के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करते थे। पर साधारण से लेकर छोटे किसान खेत जोतने से लेकर पटाने, काटने और दौनी, अनाज निकालने करने तक पुराने और प्रदूषण रहित औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल, पटाने के लिए लाठा कूड़ी या लाठा कदलिंग, दौने के लिए फसलों को छींटकर बैलों से रौंद दबाना। कहानी का ये हिस्सा कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो अब बात पर आऊं। श्रीधर चौबे की अन्य साधारण किसानों की तरह पुराने औजारों से ही खेती करते थे। उस दिन उन्होंने सवेरे ही अपने खेतों को पटाने के लिए लाठा कदीम गाड़ दिया था और लगभग 2 घंटे चलाकर 3-3.5 कट्टे के लगभग खेत पटाया भी था। फिर उन्होंने उसी समय तय किया था कि आधी रात तक जोरिया चांद रहना रहेगी, उतनी देर तक तो अवश्य ही पटाऊंगा। रात को इस मौसम में काम करने में भी खूब बनता है। और श्रीधर चौबे शाम को नाश्ते के रूप में 2 रोटियां मट्ठे में गुड़ कर खाया और खेत पटाने निकल गए। लगभग 3 घंटों तक लगातार खेत पटाया। अब उनकी भूख बढ़ने लगी थी। वे सोच रहे थे या तो 1-8 घंटा और पटा लूं, नहीं तो घर से तुरंत खाकर आ जाऊं और जब तक रात अंधेरी न हो जाए तब तक पटाऊं। इसी उहापोह में हो अनमने सा होकर कदलिंग खेत पटाने का धनुषनुमा एक लंबा पात्र चला ही रहे थे कि अपने से कुछ दूरी पर आते हुए एक आदमी को देख हल्का भयभीत होकर इन चलाना रोक दिया। वह आदमी उनके और निकट आया और दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्रीधर चौबे ने आशीर्वाद के रूप में कल्याण हो अवश्य कहा। बोली और आदमी ने पहचाने पर उससे पूछ डाला, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसा कहते हुए वे कदीम चलाना छोड़कर खेती की मींड पर आ गए। पर मैं बीरपुर का हूँ बाबा मंगलवार सिंह। आप तो हमारी तरफ भी पूजा पाठ के लिए जाते ही हैं। मैं आपको खूब पहचानता हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। अच्छा यजमान, बहुत अच्छा। कहिए किधर चले हैं? और सब खैरियत तो है? आपकी दया से सब कुशल मंगल है बाबा। द्विडंगा गांव में मेरी बेटी ब्याही है। बहुत दिन हो गए, सोचा चलो भेंट कर लूं। किसान को चैन कब है, उसके लिए क्या दिन और क्या रात, हमेशा काम ही काम है। पर इसी में तो हमें अन्य कामों के लिए भी तो समय निकालना है।
तो सोचा चलो रात को ही चला जाऊंगा। आपके खांसने की आवाज पाकर इस तरफ चला आया। जरा चूना है तो लायक है, नहीं खाएंगे? हाँ लीजिए न यजमान, बनाइए न, जरा मैं भी खाऊंगा। पटाने के फिर में नहीं बना रहा था, नहीं तो मुझे भी कब से खाने का मन कर रहा था। कहते हुए श्रीधर चौबे ने उस आदमी को खैनी और चूना दोनों दिए। खैनी है बाबा, सिर्फ चूना दीजिए। लीजिए न यजमान, आप तो हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, कभी मुझे भी तो मौका दीजिए। अब आपकी बात क्या उठाऊं बाबा, लाइए। पर ब्राह्मणों का धन खाने में डर लगता है, छोड़िए भी उतनी पुरानी बातें। फिर कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर भी तो नाव होती है। आप सब आनंदित हैं, यही हम चाहते हैं। दोनों आमने सामने खेत की मींड पर ही बैठ गए और अन्य बातें करने लगे। इधर अपने को मंगलवार सिंह बता रहा, वह आदमी खैनी भी बना रहा था। खैनी जब बन गई तो मंगलवार सिंह ने पहले पंडित जी को प्रेम पूर्वक खैनी देने के लिए हथेली बढ़ाई और उनके लेने के पश्चात बची खैनी अपने होठों में दाब ली। अब छोड़ देता हूँ यजमान, थक गया हूँ, कल आकर पटाऊंगा, फिर भूख भी लग गई है। डंडा, एक मन तो करता है कि खाकर आऊं तो एक झोंक पर कदीम चलाऊं, पर ऐसा न करूंगा। एक आध दिन में ऐसी बात नहीं है कि फसल पर असर पड़ेगा। या बाबा एक काम कीजिए, जाइए आप घर खा कर आइए, तब तक मैं थोड़ा चलाता। अरे नहीं नहीं, आप क्या चलाइएगा यजमान? क्यों नहीं बाबा, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म बनता है। आपके आशीर्वाद से ही तो हम सब जी रहे हैं। ऐसी बात क्या है यजमाना, हमारा आशीर्वाद तो यजमानों के कुशल मंगल के लिए हमेशा निकलते रहता है। अभी तो आप हमारे अतिथि समान हैं। मैं तो कहूँगा आप हमारे साथ हमारे घर चलें और रूखा सूखा जो भी हो थोड़ा बहुत ग्रहण कीजिए, उसके लिए सोचना नहीं है बाबा। पर आपके अन्न खाने से पाप न लिखेगा? पाप क्या लिखेगा यजमान? आप सब कभी तो दिया हुआ धन है मेरे पास, फिर प्रसाद समझ ही ग्रहण कीजिएगा। अबर मंगलवार सिंह कुछ देर तक के लिए चुप रह गया। उसे चुप रहे देख श्रीधर चौबे ने पूछा, क्या सोचते हैं यजमान? चलिए उठिए, दोनों यजमान पुरोहित साथ बैठकर खाएंगे। कहिए संकोच कैसा, इसे मेरी प्रार्थना समझें और कष्ट के लिए माफ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा करूँ, इतना ही है तो अपने हाथ से प्रसाद यहाँ लेते आइए। आप घर पर खा लीजिए और मेरे लिए थोड़ा सा किसी बर्तन में लेते आइएगा, तब तक मैं आपकी कुछ सेवा कर लूँ, क्योंकि भूख तो लगी हुई है। पर बिना कुछ सेवा किए आपका एक दाना भी मुंह में न डालूंगा। अब पंडित जी विवश थे, न चाहकर भी उन्हें दोबारा खेत पर आना जरूरी हो गया था। वे ऐसा करने को तैयार हो गए। उन्होंने जाते हुए मंगलवार सिंह को कहा, ठीक है यजमान, अभी आता हूँ। और वे घर की तरफ चल पड़े। उनके घर की तरफ चल जाने के बाद मंगलवार सिंह पानी में उतर आया और लगा पंडित जी का खेत पटाने। इधर पंडित जी ने अपने घर पहुंचकर खाना खाया और 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी और एक अचार अपने अतिथि स्वरूप यजमान मंगलवार सिंह के लिए लेकर पुनः अपने खेत की ओर चल पड़े। पर ये क्या, उस आदमी का वहाँ कोई अता पता न था। चौबे जी ने पहले वहाँ खड़े खड़े इधर उधर देखा, फिर कोई सुराग न पा सशंकित होकर इधर उधर घूमकर उस आदमी को खोजने लगे। उनके दिमाग में इस समय एक बात ये भी थी कि कहीं वह आदमी दीर्घ शंका शौच करने तो कहीं न बैठा है। पंडित जी ने उसे इधर उधर काफी कुछ खोजा, हल्की फुल्की आवाज भी लगाई, पर कहीं उस आदमी का कोई सुराग न लगा। अब पंडित जी हाथ डालकर एक किनारे बैठ गए, सोचने लगे उस आदमी के बारे में। कौन था और कहाँ चला गया? फिर गया भी तो क्यों? किसी बात को लेकर दुख हुआ आया? दुख तो नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने थोड़े उसे कुछ कहा था, वह तो जबरदस्ती खेत पटाने को तैयार था। मैंने तो 10 बार मना किया था, पर इतना छल किया भी तो क्यों? बतंगर आदमी था क्या वह? सहसा इन्हीं सोच के बीच एक बात और दिमाग में आई। अब वे रोमांचित होकर रह गए। अरे कहीं बोली तो कुछ, फिर देह भी तो कुछ गनगना गई थी। अब जिस कारण से भी हो, एक पल भी वहाँ रुकना न चाहते थे पंडित जी। एक नजर चारों तरफ डाली और उस आदमी के लिए लाया खाना उठाए पुनः घर की ओर लपक पड़े।
घर पहुँचे सोगे, पर रात भर ये खटका बना रहा कि वे आदमी था कौन। लगभग तीसरे पहर उन्हें पूरी आंख लग पाई होगी। चिड़िया चहचहाई और श्रीधर चौबे की अन्य दिनों की तरह आज भी खुल गई नींद। उठे और लोटा लेकर सीधे अपने खेतों की ओर लपके। खेत घूम घूम कर देखने लगे कितना पटा है, पर देखकर तो उनकी आंखें फटी जाती थीं। घोर आश्चर्य हो रहा था उन्हें। अरे, ये सारे खेत मेरे पटे हुए हैं, ये कैसे हुआ? बहुत तो 10-12 गड्ढे पट सकते हैं। कितना चलाया है लाठा? वही न, दिन के 2 घंटे और रात के लगभग 4-4.5 घंटे। इतना में इतना खेत कैसे पट जाएगा? यह तो घोर आश्चर्य की बात है। सहसा उनका ध्यान रोमांच के साथ मंगलवार सिंह पर खींच गया। कहीं मंगलवार सिंह नाम का वह आदमी पंडित जी का शक कुछ गहरा होने लगा था। कुछ देर बाद वहां बैठ गए। कुछ भय के मारे उन्हें शौच की हाजत महसूस हुई, कुछ भय इसलिए कि पंडित जी के मन में उसे मंगलवार सिंह के बारे में जो भूत होने का शक और भय पैदा हुआ था वह कोई नया था। उन्हें तो कई बार भूत से भेंट हुई थी। पहले तो लोग रात को चलने से डरते थोड़े थे, ज्यादा तो रात को ही चलना पसंद करते थे। यही वजह न थी कि उतनी रात को भी उस आदमी मंगलवार सिंह के देखने और वैसा कहने के बाद पंडित जी को कुछ शक या आश्चर्य न लगा था। और फिर पंडित जी को दूर दूर तक के गांवों में यजमानों के यहाँ से लौटने में अक्सर रात हो जाया करती थी। कभी कभी तो आधी आधी रात में, फिर कभी उससे थोड़ी ज्यादा भी। और कई बार उन्हें प्रेतात्माओं से भेंट हो चुकी थी। वह तो पंडित जी का भाग्य कहिए कि इन प्रेतात्माओं में से एक ही प्रेतात्मा दुष्ट निकली थी, जिसने इन्हें उस रात 2 बार उठाकर पटक दिया था। उसके बाद कुछ दिन तक तो रात को चलना छोड़ दिया था इन्होंने, पर फिर यजमानों के आग्रह और दान के लोभ में पड़कर धीरे धीरे पुनः रात को भी चलना स्वीकार कर लिया था। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हीं के गांव का मंडूक भगत नाम का एक आदमी उस जगह को जा पहुंचा। पंडित जी के पास गया और उनके चरण स्पर्श कर खड़ा हो गया। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, क्या मंडूक मैदान आए हो जी? हो लिया, कुल्ली कलाली भी कर ली, आप पर नजर पड़ी तो चला आया हूँ। बहुत अच्छा, और सब कुशल मंगल है न जी बाबा? सब आप सबकी दया है। गेहूँ पट गया बाबा की, अभी और बाकी ही है। एहो मंडूक, क्या कहूँ बेटा, तब से बड़े आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ। क्या बाबा, किस बात का इतना आश्चर्य है? आपको देखो न, कल रात को जब मैं खेत पटा रहा था तो मंगलवार सिंह नाम का एक बाहरी आदमी आया। उसके अनुसार वह अपनी बेटी के यहाँ एक डंगा गांव जा रहा था। वह जबरदस्ती मेरा खेत पटाने को तैयार था। इधर मैं उसके लिए घर से खाना लाने गया और लेकर आया तो कहीं उसका अता पता न पाया। और अभी देखो न, मेरे सारे खेत पटे हुए हैं। 6-7 घंटों में 3 बीघे खेत पट सकते हैं मंडूक? बोलो तो। फिर उस आदमी ने भी बहुत पटाया होगा तो 1 घंटा। समझ में नहीं आता कि इतने खेत मेरे इतने समय में कैसे पट गए बाबा। आप दुनिया को बतलाते हैं, आपको कौन बतलाएगा? क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारे खेत मंगलवार सिंह नामक उस भूत ने पटाए हैं? चलिए, सोचना क्या है। ये कहावत तो आज मैंने भी अपनी आंखों से देख ली। भाग्य वाले का भूत हल जोतता है। अरे, मैं अपने को भाग्य वाला थोड़े मानता हूँ, पर मुझे भी यही लगता है कि मंडूक मंगलवार सिंह नाम का वह आदमी कोई और नहीं भूत है, और उसी ने अपनी माया से इतनी जल्दी सारे खेत पटा डाले। फिर भाव बदल कर, अच्छा हो, अब ज्यादा न सोचना, तू बैठा आगे, मैं दीर्घ शंका करके आता हूँ। मंडूक एक तरफ बढ़ चला।